ये एनसीईआरटी 12 क्लास की इतिहास है, जिसके अंदर बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण यूनिट है, 3rd यूनिट है। उसके मैं आज आंसर राइटिंग ये सब करवा रही हूँ, आप देखोगे तो। और इसके बाद आपको ये भी करवाऊंगी कि सिकंदर कहाँ का शासक था वगैरह, पूरे 1 लाइनर क्वेश्चंस भी होगा और बड़े छोटे सारे प्रश्न उत्तर करवाऊंगी मैं। और उसके बाद भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं, वो भी हैं, बड़े भी हैं। उसके बाद और छोटे छोटे प्रश्न हैं, 20 प्रश्न वो भी है, तो वो सारे मैं करवाऊंगी, क्योंकि प्रश्न यहीं से रिवीजन होते हैं। और एनसीईआरटी से तो 100% प्रश्न आते ही हैं। ये प्रश्न आपने परीक्षा में कई बार देखे होंगे। तो मेहर टीचिंग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो। इसी तरह की मैं एनसीईआरटी में जो समाजशास्त्र है, राजनीतिक विज्ञान है, उसके भी मैं आपको 1 लाइनर प्रश्न ये और ऑब्जेक्टिव टाइप ABCD वाले ऐसे ही प्रश्न मैं वहाँ दे रही हूँ और उसकी प्ले लिस्ट भी बना रही हूँ, जिसके अंदर मैंने समाजशास्त्र का दिया है, दर्शन शास्त्र का शायद दिया होगा 1-2, और मैंने वहाँ सब दे रही हूँ। तो राजनीतिक विज्ञान का भी मैंने दे दिया है, और आगे और कोई टॉपिक रहा है धीरे धीरे मैं सारे पूरे करवा रही हूँ। जो 2nd ग्रेड में अब आते हैं, जो दर्शन शास्त्र हैं, लोक प्रशासन भी एनसीईआरटी से नोट्स बना के शेयर किए थे, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आ रहा है, इसलिए मैं प्राचीन इतिहास हिस्ट्री ही हमारी सब चल रही है। उसके बाद भी हिस्ट्री पूरी करवा लूँ जब 2nd ग्रेड का जो न्यू वैकेंसी आएगी। और संस्कृत विभाग में जिसने 2nd ग्रेड का फॉर्म भरा है ना, तो उसके लिए भी आपको मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो साइड में 17 मई के बाद सब देती रहूँगी। 17 मई तक मेरा ये जो एग्ज़ाम आ रहा है ना, ये सब हो जाए तो प्राचीन इतिहासकार कलन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो कलन की पुस्तक कौन सी थी? राजतरणी थी। चरक संहिता में रचयिता महर्षि चरक किस शासनकाल में थे? तो ये मैंने बताया था आपको कि आज ही पढ़ाया शायद। चरक है ना, ये कनिष्क के दरबार में था, इसका राजवेद और शल्य चिकित्सा का जानकार था चरक। चरक संहिता इसने लिखी थी। और उसके बाद है शकों के प्रसिद्ध शासक का नाम क्या था? तो शकों का प्रसिद्ध शासक था वो रुद्रदमन था। इसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी, इसने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था, और ये महानतम शासक था। इसने सातवानों को 1-2 बार हराया था। पूरी जब सातवान शासक पढ़े थे तभी बताया था मैंने, और अब भी बता रही हूँ। सातवान और शकों का युद्ध होता रहा। दक्षिण भारत में थे सातवान शासक, जो पैठन प्रतिष्ठान उसकी राजधानी थी। पहले उसकी विदिशा थी, और फिर धन्यकोट भी थी पहले, फिर विदिशा भी बनी, उसके बाद बनी थी पैठन या प्रतिष्ठान, उसके बाद अमरावती भी बनी थी। तो त्रिपिटक किसके संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से हैं। जूनागढ़ अभिलेख में किसकी जानकारी है? तो ये मैंने बताया था, जूनागढ़ अभिलेख में शंख शासक जैसे रुद्रदमन है, इसकी जानकारी है। ये वैसे चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी है, अशोक की जानकारी है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? उसकी जानकारी भी मिलती है। जो जूना भारत के जो 4 गवर्नर कौन कौन थे? 4 गवर्नर थे जिन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, उसकी जानकारी भी हमें जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। जब मैंने आपको अशोक पढ़ाया था उसके अंदर सारा वीडियो मैंने पढ़ाया हुआ है, सब बताया हुआ। अभी 4 राज्यपाल कौन थे और एक उपराज्यपाल भी कौन था, और सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज्यपाल कौन था, फिर अशोक के समय में राज्यपाल कौन था, किसने करवाया था, और रुद्रदमन समय क्या कौन था, और स्कंदगुप्त के समय भी कौन थे। ये चारों राजा थे। 4 राजाओं का भी नाम मिलता है और 4 उपराज्यपालों के भी राज्यपालों का भी नाम मिलता है। बौद्ध धर्म का विभाजन किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था, हम पता है, कनिष्क के शासन काल में हुआ था, जब बौद्ध संगीति हुई थी जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में। उसी समय बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और अश्वघोष साकेत के रहने वाले थे। और अश्वघोष को रुद्रदमन ने कहते हैं कि जीत के ले गया था। ये पता नहीं है कैसा हुआ था, लेकिन इसके युद्ध में कुछ जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति का स्थान मैंने बता दिया, कुंडलवन कश्मीर। हुणों का सर्वाधिक संघर्ष में किसके साथ हुआ था? तो हुणों का सर्वाधिक संघर्ष हुआ था ना, ये गुप्त शासकों के समय में हुआ था। ये एनसीईआरटी में आंसर भी दिए हुए हैं, आप देखना हो तो आप खुद मिला लेना, ये देख सकते हो। और मैंने तो बता दी क्योंकि मुझे सारे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने प्राचीन इतिहास हमारी चल रही है मेहर टीचिंग चैनल पे। मेहर टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये भी सौरव चौबे और दृष्टि नोट्स के अनुसार। और एनसीईआरटी तो पॉइंट मैंने एनसीईआरटी में इतने नहीं दिए हुए जितने मैंने वहाँ सारे पढ़ाए हुए हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सारे एनसीईआरटी के ही पॉइंट हैं, और थोड़े से ही कुछ अलग हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका था। शून्यवाद के संवर्तक थे नागराजुन थे। शून्यवाद, सापेक्षवाद, माध्यमिका सूत्र। और सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो मकदूनिया का। हिंदू राजा पोरस किससे मुकाबला हुआ था? तो ये सिकंदर से हुआ था, और यहाँ सिकंदर की विजय हुई थी। पोरस हार चुका था। मिलिंद पुस्तक किस शासक को समर्पित है? तो मिलिंद मिनाडर और नागसेन का वर्णन है मिनाडर के समर्पित हैं।
नागसेन और मिनाडर का जो वाद विवाद है वो किसके अंदर थी? मिलिंदपो की भाषा पाली में थी, जो नागसेन ने इसकी रचना की थी। भारतीय व यूनानी मिश्रण किस शैली की मूर्तिकला का विकास हुआ था? तो भारतीय और यूनानी मिश्रण से गांधार शैली का हुआ था। मथुरा शैली शुद्ध भारतीय थी और अमरावती शैली सातवाहन शासकालों में विकसित हुई थी। सातवाहनों ने उसे विकसित किया था। सफ़ेद संगमरमर का पहली बार वहाँ प्रयोग हुआ था। जब मैंने सातवाहन शासक वहाँ पढ़ाया था तो पूरा पढ़ाया हुआ है। शकों को किस चीनी जाति ने परास्त किया था? तो यूची जाति थी। पराक्रम और साहस के लिए किस काल के शासक उपाधि को धारण करते थे? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा उज्जैन का था, जिसने शकों को हराने के उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसके बाद गुप्त शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य एक उपाधि होती है, जिस तरह सीजर ऐसी कोई उपाधि होती है ना यूनानी शासकों की, उसी तरह हमारे भी यहाँ विक्रमादित्य एक उपाधि होती है। तो चंद्रगुप्त जो गुप्त शासक था ना, उसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, क्योंकि शकों को उसने भी पूरी तरह से नष्ट शकों को भगाया था। वो भी चंद्रगुप्त ने ही भगाया था। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त। उसने विक्रमादित्य और सकारी की उपाधि भी धारण की थी। और उसके समय में जो फयान शासक आया था ना, फयान विदेश चीनी यात्री, तो ये धारण की थी। और तीसरी बार जब हेमू राजक था ना, राजा हेमू राजा जो मध्यकालीन इतिहास का था, उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जो अंतिम बार थी। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शासक का नाम क्या था? तो सुदर्शन झील का निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। उसका एक बार और जो हुआ था ना जीर्णोद्धार, वो हुआ था अशोक के समय में हुआ था। मैंने कहा चारों गवर्नर और चारों राजाओं के नाम मिलते हैं जूनागढ़ अभिलेख में। तो इसके जो स्कंदगुप्त था ना, उसके समय में सौराष्ट्र का जो प्रांत है गवर्नर कौन था? सुविशाख द्वारा करवाया गया। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने वाला शासक रुद्रादमन था। मैंने कहा रुद्रादमन ने जूनागढ़ अभिलेख में प्रथम बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। इससे पहले भारत में जैसे कि यूनानियों ने वगैरह जो भाषा लाई थी ना, खरोष्टी, इब्राही भाषा, अरेमाइक लिपि वगैरह, इन्हीं का प्रयोग होता था, पाली, प्राकृत। लेकिन संस्कृत भाषा का प्रथम बार प्रयोग किया था रुद्रादमन ने, जिसे स्थानीय भाषा भी कह सकते हो आप। और उसने संस्कृत भाषा का प्रयोग करके जूनागढ़ अभिलेख को खुदवाया था, जिसके अंदर सारी जानकारी मिलती है। कुषाण वंश का संस्थापक तो कुंजुल कंडफिसेस था। दूसरा शासक था विम कंडफिसेस। तो कुंजुल कंडफिसेस प्रथम शासक था, कुषाण का जो संस्थापक माना जाता है, जबकि वास्तविक संस्थापक विम कंडफिसेस को माना जाता है। और इन सब की जानकारी हमें रब्बातक अभिलेख में मिलती है। कुषाण वंश के शासक का जो रब्बातक अभिलेख है, उसके अंदर कुषाण वंश के शासकों का वर्णन मिलता है। और भारत के भी कुछ राज्य हैं, जैसे कि पाटलिपुत्र है, उज्जैन है, उज्जैनी वगैरह है, कौशाम्बी है, तो है ना, इसका वर्णन भी हमें रब्बातक अभिलेख में मिलता है। ये अफगानिस्तान के कहाँ मिला था, ये आप मुझे बताना, मैंने बताया हुआ है नेक्स्ट वीडियो में। अक्साई नदी से पूर्व में नदी तक, अक्सस नदी से पूर्व में गंगा नदी तक, मध्य एशिया से खुरासान से लेकर उत्तर प्रदेश तक वाराणसी तक कौन सा शासक राज्य करता था? तो ये राज्य करता था कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क था। उसका जो विस्तार था साम्राज्य का, बौद्ध धर्म किन दो शाखाओं में विभक्त हुआ था? तो हीनयान, महायान। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने किस सभा की अध्यक्षता की थी? तो ये सब मैंने बता दिया है। हुई थी ना बौद्ध संगीति, हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति, कुंडलवन नामक विहार में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। उपाध्यक्ष अश्वक घोष थे। विदेशी व्यापार को समृद्ध प्रदर्शित करने वाले चीन को रोम तक फैले व्यापार किस नाम से जाना जाता है? तो ये था रोम तक फैले मार्ग, रेशम मार्ग के लिए ये प्रसिद्ध था। भारत का रेशम कपड़ा है वो चीन को निर्यात होता था। किस विद्वान को भारतीय आइंस्टाइन, ये पता है हमको, नागार्जुन को कहा जाता है। पाटलिपुत्र का संबंध दक्षिण में किस बंदरगाह से था? तो पाटलिपुत्र का संबंध दक्षिण में ताम्रलिप्ति बंदरगाह से था। ये थे आंसर राइटिंग, जो ये थोड़े से बड़े प्रश्न है। अगर आप RAS मैन का दे रहे हो तो आप इसको देख सकते हो। अगर स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड UGC नेट दे रहे हो तो आप 1 लाइनर क्वेश्चन कर दोगे तो यहीं से प्रश्न आ जाएगा। पुटअप तो फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में या RS मैन में तो यहीं से होता है, NCERT से ही होता है पुटअप। और ये आप देख सकते हो पूरे के पूरे, मैं आपको सारे बता रही हूँ। अभी जो मैंने दिया ना प्रश्न उत्तर, इसका ये फर्स्ट पार्ट वो भी मैंने दिया हुआ है। अब ये 3rd यूनिट है, जबकि सेकंड यूनिट मैंने नहीं दी। सेकंड यूनिट है ना, वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी, तीसरा पार्ट होगा हमारा। तो ये मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये मैंने बता दिया था, वृहदत्त। और यहाँ तक मैंने सारे पढ़ा दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। पर्सन भी हैं जो NCERT में लास्ट में और दिए होते हैं। तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट वृहदत्त था। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग वंश के शासक ने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। और निम्नलिखित में से किसी विदेशी शासकों के अंतर्गत नहीं रखा जाता। तो मैंने कहा था आपको, आज वीडियो पढ़ाया, आज की वीडियो में बताया था कि विदेशी आक्रमणकारी हुए थे। तो उसके अंदर याद रखना, प्रथम शासक थे हिंदयवन जो विदेशी थे। उसके बाद आए थे शक, वो भी विदेशी थे। उसके बाद आए थे
कुषाण वो भी विदेशी थे। शक के बाद आए थे पहलव। पहलव वंश का इतना इतिहास नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल रही बार बार। उसके बाद आए थे कुषाण। और हुण भी था ना, ये भी कौन थे, विदेशी थे जो गुप्तों के शासनकाल में आए थे। जबकि सातवाहन वंश है ना, ये प्रॉपर दक्षिणी भारत का ही सातवाहन वंश था, है ना। तो ये इसका अंदर क्या राइट होगा, इसके अंदर यानी कि विदेशी शासकों में नहीं रखा जाता तो वो है सातवाहन वंश, इसका घ राइट है। और पहला था इसका राइट है ख। उसके बाद हम देखेंगे हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी, तो हर्ष चरित्र की रचना बाणभट्ट ने की थी। किसने की थी, बाणभट्ट ने। सापेक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया था, सापेक्षवाद, शून्यवाद, ये नागार्जुन ने दिया था। ये कनिष्क के दरबार में था, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। सिकंदर को भारत से में आगमन कब हुआ था, सिकंदर है ना 327 में ही भारत आया था और 327 में ही वापस 2-3 जगह युद्ध किया, फिर ये वापस चला गया था। कुछ बरसात का मौसम था, उसके घोड़े वगैरह हाथी वगैरह नहीं चल रहे थे आगे। बरसात के मौसम में हिमालय का क्षेत्र था, पानी बहुत था इसलिए। और कुछ लोग कहते हैं कि काफ़ी वक्त हो गया था सिकंदर की सेना युद्ध करते हुए, तो वो भी थक चुके थे इसलिए अपने घर लौटना चाहते थे। निरियोकस है ना, निरियाकस सिकंदर का समुद्री सेनापति था। निरियाकस याद रखना, मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है और सिकंदर का जब पढ़ाया था वहाँ भी पढ़ाया हुआ है। सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था, यह आबी था। और आबी शासक ऐसा था, ये सामने से सिकंदर के सामने चला गया और अपनी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और कहा कि आप जहाँ भारत में युद्ध करना चाहते हो ना, मैं आपके साथ चलूंगा। यानी कि उस समय शासक मगध पर किसका शासक था, नंद वंश का था। और शासक कौन था, घनानंद था। तो उसने कहा कि मैं घनानंद को मारने के लिए, और सिकंदर भी रियल में घनानंद के खिलाफ ही आ रहा था, तो ये इसके साथ मिल गया था अभी, जो तक्षशिला का शासक था। बाद में से युद्ध करेगा वो पोरस करता है, और पोरस से ये थोड़ा सा घबरा भी जाता है कि यहाँ के जो स्थानीय शासक हैं, स्थानीय शासकों ने भी पोरस का साथ दिया था, तो कहते हैं कि ये भी ऐसे है तो शायद घनानंद कैसा होगा। थोड़ा सा सिकंदर भी डर गया था, ऐसा माना जाता है, ऐसा पढ़ा भी है मैंने कहीं। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर सिकंदर का सामना कर सबसे पहले किससे हुआ था, उत्तरी पश्चिमी सीमा पर सबसे पहले शकों का जो सामना हुआ था ना, वो अस्मकों से हुआ था। किसके हुआ था, अस्मकों से। और सिकंदर की मृत्यु कब हुई, तो 327 से ये था। फिर ये उल्टा कैलेंडर चल रहा था ना उस वक्त, तो ये हुआ था 323 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और 20 वर्ष का ही था या 23 वर्ष की ऐसी उम्र में इसकी मृत्यु हो गई थी। और ये मैंने आपको सिकंदर का पूरा पढ़ाया, वहाँ पढ़ाया हुआ है। इंडो ग्रीक नाम से जाने गए यूनानी शासक किस शाखा से संबंधित है, इंडो ग्रीक। तो ये है ना, ये बैक्टीरिया के शासक थे, वो इंडो ग्रीक जाने जाते थे। हिंद एवं शासकों में सबसे महान शासक कौन था, तो ये था मिनेंडर था, मिनेंडर, जिसका नागसेन और मिनेंडर का वर्णन हमने देखा ना, किसके अंदर देखा था, मिलिंद पोह के अंदर। मिनेंडर ही तो शासक था जिसने प्रथम भारत में सोने के सिक्के चलाए थे, जो हिंद एवं शासकों का शासक था वंश का। मिलिंद पोह किस भाषा में लिखी गई थी, मिलिंद पोह मैंने वहाँ बताया था, मिलिंद पोह पाली भाषा में लिखी हुई है। और ये लिखी थी मेरा इसने नागसेन ने। और इसके अंदर जो नागसेन और मिलिंद पोह नहीं सॉरी मिनेंडर का वर्णन है, दोनों की वाद विवाद है, प्रतिक्रिया है। शक मूल रूप से कहाँ के निवासी थे, शक है ना, मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे शक। भारत के दक्कन को अपना राज्य स्थापित करने वाली शकों की प्रमुख शाखा कौन सी थी, तो ये 5वीं शाखा थी, है ना, 5वीं शाखा थी जो भारत में दक्कन क्षेत्र पे आई थी। बाकी तो कोई पेशावर रहे, कोई दक्षिण भारत में यहाँ तक रहे, लेकिन ये दक्कन क्षेत्र तक आई थी, जहाँ इसकी राजधानी उज्जैन या नासिक बनाई थी, सॉरी नासिक। उज्जैन के शक शासकों में सबसे प्रख्यात शासक कौन था उज्जैन के, तो उज्जैन का प्रख्यात शासक यही था, रुद्रादमन प्रथम था। कौन था, रुद्रादमन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तो था ही नहीं, क्योंकि ये गुप्त वंश का शासक था। स्कंदगुप्त ये भी गुप्त वंश का शासक था, यहाँ शकों के समय में था नहीं। महाक्षत्रप था ना, तो इसकी ये उपाधि थी, किसकी थी, रुद्रादमन प्रथम था ना, इसकी ये उपाधि थी महाक्षत्रप, इसलिए ये रुद्रादमन ही था। इसका राइट आंसर ग है। दक्कन में राज्य करने वाली शक शाखा की राजधानी क्या थी, दक्कन पे, तो राजधानी दक्कन वाली राजधानी नासिक थी। और दक्कन वाली जो शाखा थी ना, ये तो मैंने कहा आज ही पढ़ाया है, शकों की 2 शाखाएं थी, एक तो उत्तरी शाखा, एक पश्चिमी शाखा। उत्तरी शाखा की राजधानी थी तक्षशिला और पेशावर। पश्चिमी शाखा की राजधानी थी नासिक और उज्जैन। तो यहाँ प्रमुख रूप से नासिक थी इसकी राजधानी। यूनानियों के बाद भारत में मध्य एशिया से आने वाली दूसरी जाति कौन सी थी, तो मैंने आज ही बताया था आपको वीडियो में कि इन आने वाली जातियों का क्रम याद रखना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, देख सकते हो आप। तो जातियों का क्रम मैंने बताया, पहले कौन सी जाति आई थी, हिंदवन, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण, उसके बाद ये हूण आए थे, है ना। तो इसके क्या करें, मध्य एशिया में आने वाली दूसरी विदेशी जाति कौन सी थी, तो शक जाति थी, इसका ख राइट आंसर। जबकि हूण भी विदेशी थे, लेकिन ये गुप्तों के काल में आए थे, बाद में आए थे। शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख किस उल्लेख में, मैंने कहा कि रुद्रदमन ने प्रथम बार संस्कृत भाषा में जो लेख उत्कीर्ण करवाया था वो था जूनागढ़ अभिलेख, और उसी के अंदर इसकी सारी उपलब्धियों का वर्णन है रुद्रदमन की। और रुद्रदमन ने ही सातवाहन शासकों को 2 बार हराया था, ये मैंने आपको बताया भी है।
महासत्रप की उपाधि रुद्रदमन ने धारण की थी। अभी बताया आपको। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 57 ईस्वी में। किस कारण हुई थी? किसकी विजय के उपलक्ष्य में हुई थी? देखो विक्रम संवत है, शक संवत है, ये किसी न किसी विजय के उपलक्ष्य में हुई थी। तो शक संवत था ना, वो 78 में था। और शक किसकी स्थापना हुई थी? उसके समय किसका राज्यारोहण हुआ था? जिस समय उसने विक्रम संवत चलाया था। और शक संवत किस में से उपलक्ष्य में चलाया था? तो ये 57 ईस्वी मैंने बता दिया इसका। और विक्रम संवत की 57 है और शक संवत है ना वो 78 है। और शकों की स्थापना भी 78 में हुई थी ना, 78 से लगा के 101 तक। तो 78 में राज्यारोहण या राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रम शक संवत की स्थापना की थी शकों ने। और शकों की स्थापना उस समय हुई थी ना शक संवत की, उसके उपलक्ष्य में लंदन में 2 बार गौ सम्मेलन हुआ था, 1913 में एक बार, 1916 में शायद। तो वहाँ उसकी पूरा डिटेल से निकाला और उन्होंने ये अनुमान लगाया कि शक संवत राइट है या गलत है। तो ये इनको फिर राइट भी माना गया है और इसको मान्यता भी दी गई थी। 1913 और 15 में बाद की बात है, बहुत बाद की। शक शासक रुद्रदमन ने किस भाषा को बढ़ावा दिया? तो ये हम इसको संस्कृत कह सकते हो या स्थानीय। अब इसमें मुझे भी कन्फ्यूजन लग रहा है। अगर मुझे एक बार स्पष्ट लगा है तो मुझे तो जहाँ तक लग रहा है ये संस्कृत था। स्थानीय भाषा को तो हम अलग अलग मान सकते हैं, क्योंकि स्थानीय भाषा देखो यहाँ पर संस्कृत थी, तो दक्षिणी भारत में तमिल थी, तो उत्तरी भारत में वहाँ अलग थी, असमिया वगैरह भाषाएं थी। तो स्थानीय भाषा तो मान नहीं सकते, हम संस्कृत ही मान सकते हैं। तो संस्कृत भाषा थी, क्योंकि संस्कृत का हमें उल्लेख भी 2-3 बार मिला है, लेकिन स्थानीय भाषा हमें नहीं मिला था। लेकिन स्थानीय भाषा को इसने बढ़ावा दिया था, ऐसी जानकारी भी हमें मिलती है। तो इसमें से कन्फ्यूजन है, लेकिन शायद आपको आंसर में ऐसे 2 शायद ही मिल सके। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष कौन था? थी मैंने बता दिया, उपाध्यक्ष है ना वो था अश्वघोष। ये सब आंसर है, आप खुद मिला लो, लेकिन मुझे तो सारे आते हैं। और अब देखो ये कनिष्क क्या लिखा हुआ, देखो किस वंश और किस जाति के शासक, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का था। रुद्रदमन शक शासक था, मैंने कहा। तोरमान ये हूण जाति के थे। सिकंदर ये यूनान से आए थे। पुष्यमित्र इसके पीछे ही लिखा हुआ है, शुंग वंश का, है ना। और उसके बाद हम देखें बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी? बुद्ध चरित्र लिखी थी बाणभट्ट ने। और राजधरणी किसने लिखी थी? राजधरणी लिखी थी कलण ने। मध्यमिका सूत्र किसने लिखी थी? सॉरी, बुद्ध चरित्र है ना, ये लिखी थी अश्वघोष ने। किसने लिखी थी? अश्वघोष ने। और राजधरणी कलण ने। माध्यमिका सूत्र नागार्जुन ने। और मालविका अग्निमित्र ये लिखी थी कालिदास ने। और हर्ष चरित्र लिखी थी बाणभट्ट ने। हर्ष चरित्र लिखी थी। जबकि बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने उस वक्त लिखी थी जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हो रही थी ना, जम्मू कश्मीर में कुंडलवन के, वहाँ ये बुद्ध चरित्र की अश्वघोष ने रचना की थी। और वहाँ इसकी पूरी व्याख्या डिटेल भी बताया था इसने। मौर्य साम्राज्य का अंत कब कैसे हुआ था? तो वरदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य, ये मैंने बताया अभी। मौर्य काल में किस विदेशी राजवंश के ने भारत के भूभाग पर अधिकार किया था? तो यूनानी, शक, कुषाण। ये मौर्य तो काल के इस राजा थे, हूण। तो ये देख सकते हो आप, कुषाण था, यूनान था, शक थे, पहलव थे, हूण थे। नागराजुन कौन थे? तो नागराजुन कुषाण का शासक कनिष्क के काल में प्रसिद्ध वैज्ञानिक और दार्शनिक थे। उन्होंने शून्यवाद, सापेक्षवाद और माध्यमिका सूत्र का प्रतिपादन किया था। सिकंदर कहाँ का शासक था और ये भारत कब आया? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था और ईरान के शासक को अराबेला के युद्ध में परास्त कर 327 में, कब आया था? 327 में ये भारत की तरफ प्रस्थान किया था। राजा पुरु का राज्य कहाँ है? तो राजा पुरु का झेलम और चिनाब। ये मैंने पूरा मैप से और नदियाँ बना के बताया था आपको। सिकंदर राजा पोरस के किस गुण से प्रसन्न हुआ था? वो निर्भीक था। उसने कहा था कि सिकंदर ने जब पोरस को युद्ध में हराया था ना, वो व्यास का नदी या पीपिस्ता का भी युद्ध कह सकते हो, जो व्यास नदी के किनारे हुआ था सिकंदर का, और पोरस का युद्ध भी कह सकते हो। उसे एक और नाम कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसमें उसने कहा था पोरस से कि तेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो बेटा पोरस ने निर्भीक था, बिना डर से, निडर से कहा था एक राजा दूसरे राजा के साथ कैसा व्यवहार करता है। सिकंदर भारत से वापस कब गया? तो 325 में बता रहा है, कहीं 323 मिलता है हमें। तो 325 है, कहीं 326 भी देखा था मैंने, लेकिन 325 है। जहाँ मैंने आंसर अब ABCD में बताया ना, शायद 325 बताया है या 323, ये कंफर्म कर लेना, वहाँ आप देख लेना वापस। मेरे ख्याल से मैंने 325 ही बताया है। और सिकंदर की मृत्यु कहाँ कब किस कारण हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु ईरान में 323 में हुई थी, तीव्र ज्वार के कारण हुई थी। शकों की 2 शाखाएँ थी, मैंने कहा पर्थियन और बैक्ट्रियन थी। शकों की 2 शाखाएँ। भारत में बैक्ट्रियन राज्य का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये अब इतना तो मैं नहीं पढ़ा सकती आपको, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। यूनानी राजाओं में सबसे महान शासक का नाम मेनेंडर था। मेनेंडर संबंध में किस ग्रंथ, ये मैंने अभी बताया था आपको, मिलिंद पो में जानकारी मिलती है। और मेनेंडर किस धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो ये आप खुद देख सकते हो। और इसके बाद गांधार शैली की शैलियाँ कौन कौन सी थी? यूनानी शैली थी और ये सभी थी। शक कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के। क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, ये NCERT के आंसर को राइटिंग है।
और इसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही परीक्षा में प्रश्न आते हैं ना। कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था ना 78 में, तभी कनिष्क ने ही विक्रम संवत की शुरुआत की थी, ये मैंने बताया अभी आपको। और इसका राज्याभिषेक के शासनकाल के उपलक्ष्य में इन्होंने शक संवत विक्रम संवत जो शक संवत चलाया था, सॉरी शंख विक्रम संवत, सॉरी शक नहीं। और अब हम देखते हैं, ये सब आप देख सकते हो, ये सारे इतने कितने राय देखो एनसीईआरटी में कितने प्रश्न दिए हुए हैं। ये सारे बड़े प्रश्न अब हम नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट में मिलेंगे सर्वमय भारत है ना, वो पार्ट में अभी बता दूं कौन से पार्ट के प्रश्न कराएंगे। में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का दूसरा जो यूनिट है, भारतीय इतिहास के स्वर्णमय पृष्ठ या प्रश्न है ना, ये सब पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।